सास का संदूक। आज गुप्ता निवास का माहौल बहुत गमगीन है क्योंकि आज कोयल और पीहू की सास विमला देवी की 13वीं है। माँ, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? ऐसी भी क्या जल्दी थी? एक बार भी नहीं सोचा तुम्हारे बिना तुम्हारी ये बेटी कैसे जिएगी? अपने आप को संभालो मयूरी। देखो माँ जी जहाँ भी होंगी ना, जरूर तुम्हें देख रही होंगी। अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो उनकी आत्मा को कितनी तकलीफ पहुंचेगी। माँ जी को गए 13 दिन हो गए हैं। अब उन्हें याद करके आंसू बहाना बंद कर दो, मोह माया से आजाद कर दो उन्हें, तभी तो उनकी आत्मा दूसरे लोक में शांति से रह पाएगी। कोयल अपनी ननद मयूरी को दिलासा दे रही थी, तभी मयूरी के पति मुकुल का फोन बजने लगता है। हेलो, कौन बोल रहा है? जिज्जी हमें छोड़कर चली गई। जिज्जी एक बार अपने छोटे से तो मिल लेती, हमारे अरमान तो दिल में ही दबे रह गए। देखिए आप शांत हो जाइए। अब ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की कहाँ चलती है। हम भी माँ के जाने से बहुत दुखी हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। वैसे माफ़ कीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं। अरे बेटा, हम तुम्हारे मामा लगते हैं। विमला जिज्जी के मामा के साले के बेटे हैं हम। अच्छा, हम शायद पहले कभी मिले नहीं है ना। माँ ने कभी बताया नहीं आपके बारे में, इसीलिए मैं आपको पहचान नहीं पाया। हम तो जिज्जी को उनका हिस्सा देना चाहते थे। जब आखिरी बार मिले थे ना, तो उनसे वादा किया था उनकी अमानत को जीवन भर संभाल कर रखेंगे। बरसों बाद जब मुझे जिज्जी का हिस्सा वापस लौटाने का ख्याल आया तो मैंने उनका पता निकालने की कोशिश की, और तभी हमको पता चला कि जिज्जी तो हमें छोड़कर चली गई। हाय, अपनी अमानत तो लेती जाती। अरे एक बार देख भर लेती कि उनकी अमानत को कैसे संभाल कर रखे हुए हैं, तो हमारे मन को सुकून मिल जाता। अब हम जीजी का हिस्सा ज्यादा दिनों तक अपने पास नहीं रखना चाहते। क्या पता कब हमारा भी बुलावा आ जाए। ऊपर जाकर हमें भी तो जीजी को जवाब देना होगा ना। क्या मम्मी का हिस्सा और आप उसे लौटाना चाहते हैं? अच्छा ठीक है मामा जी, अब परेशान मत होइए, आप यहाँ आ जाइए। जो भी माँ का हिस्सा था, कानूनन तो अब उस पर मेरा ही अधिकार हुआ ना, तो आप वो हिस्सा मुझे दे सकते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, मैं जीजी का हिस्सा लेकर तुम्हारे घर आ जाता हूँ। तुम जीजी का हिस्सा ले लो तो हम भी भार मुक्त हो जाएं। अरे भैया, किसका फोन था? आगरा से सूर्यकांत मामा का फोन था। ये कौन से मामा है? मैं तो किसी सूर्यकांत मामा को नहीं जानती। अरे वो मम्मी के दूर के रिश्ते के भाई है। कह रहे थे माँ की कोई अमानत है जिसका आधा हिस्सा वो हमें देना चाहते हैं। वाह भैया, वो सब तो ठीक है, लेकिन माँ के जाने के बाद सब कुछ आपका हो गया। आपने ऐसा कैसे कह दिया? आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हम 3 भाई बहन हैं, तो कायदे से सब कुछ 3 हिस्सों में बंटना चाहिए ना। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? भैया देखो, मामा जी जो भी कीमती चीजें ला रहे हैं उनको 2 हिस्सों में बांटना चाहिए या 3 में, ये सब हम बाद में डिसाइड करेंगे। फिलहाल तो मामा जी की खातिरदारी का इंतजाम करते हैं। अरे कोई अपनी कीमती चीज यूं ही थोड़े हमारे नाम कर जाएगा। एकदम सही कह रहा है तू छोटे। हम लोग मामा जी की ऐसी खातिरदारी करेंगे कि वो जो भी लाए होंगे ना, उसे देने पर मजबूर हो जाएंगे। मुकुल, इंद्र, उनकी पत्नियां और बहन मयूरी पलके बिछाकर मामा जी का इंतजार करने लगते हैं। देखो मुकुल, ये पीहू और इंद्र को तुम कम मत समझना। मामा जी के आते ही वो दोनों पूरा जोर लगाएंगे कि मामा जी उनके पक्ष में हो जाए, और जो भी लाखों का माल वो लाए वो सब पीहू के हत्थे चढ़ जाए। लेकिन हमें भी पीछे नहीं हटना है। अगर इस समय हम कमजोर पड़ गए ना, तो सारा माल हमारे हाथ से निकल जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। देखो ना कैसे माँ के हिस्से की बात सुनकर मयूरी भी फटाफट अपना हिस्सा लेने के लिए सामने आ गई। माँ के जाते ही बड़े भाइयों का लिहाज भी खत्म हो गया। अब तो उसे भी घर में बराबरी की हिस्सेदारी चाहिए। देखो मुकुल, मामा जी आगरा के एक छोटे से गांव से आ रहे हैं। अगर हम उन्हें कुछ अच्छे कपड़े गिफ्ट कर दे तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। मैं ऐसा करता हूँ, एक बढ़िया कश्मीरी पश्मीना मंगा लेता हूँ और इम्पोर्टेड सिल्क का कुर्ता पजामा भी ले आता हूँ। जैसे ही मामा जी घर में घुसेंगे, तुम थाली सजाकर उनकी आरती करना, और फिर मैं कुर्ता पजामा और शॉल देकर उनका स्वागत करूंगा। फिर तुम देखना, मामा जी तो मुरीद हो जाएंगे हमारी मेहमान नवाजी के। और वैसे भी तुमने सुना होगा ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। हम अपना पहला इम्प्रेशन इतना जोरदार रखेंगे कि उसके बाद इंद्र और मयूरी चाहे जो भी लेकर आए, मामा जी हमारा पाला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। अरे पतिदेव, प्लान तो आपने बहुत फुल प्रूफ बनाया है।
लेकिन ये पश्मीना और इम्पोर्टेड कपड़े की कीमत पता है आपको? इतना पैसा आएगा कहाँ से? अभी माँ जी की 13वीं में पैसा लगाया है, अब अचानक से ये रुपया कहाँ से लाएंगे? एक पश्मीना शॉल कम से कम 10,000 का आएगा। इम्पोर्टेड कुर्ता पजामा भी 5,000 6,000 से कम में नहीं मिलेगा। अरे वो जो बचत करके महीने के खर्च के पैसे रखे हैं ना, उनमें से ही निकाल लो। एक बार अगर मामा जी खुश हो गए ना, तो हमें लखपति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिर तो हमारी चांदी ही चांदी है। महीने के खर्च के बचे हुए पैसों से ही मुकुल और कोयल मामा जी के लिए तोहफे खरीद कर लाते हैं। 2 दिन बाद दोपहर के 3 बजे दरवाजे पर दस्तक होती है। लगता है मामा जी आ गए। मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ, आप जल्दी से गिफ्ट वाला बैग लेकर आइए। मयूरी जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहने हुए एक बुजुर्ग आदमी खड़े हुए हैं, जिनके हाथ में एक बड़ा सा पुराना संदूक भी है। लगता है मामा जी इस संदूक में जरूर कुछ कीमती सामान लेकर आए हैं, जो वो माँ जी को देना चाहते थे। अरे मामा जी लाइए लाइए, आपका ये सामान मैं उठा लेती हूँ, बहुत भारी होगा ना? अरे नहीं नहीं, वैसे ज्यादा भारी तो नहीं है, फिर भी तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है, तुम्हें उठाकर अंदर ले चलो। अरे कोयल, कहाँ रह गई तुम? जल्दी से आरती की थाल लेकर आओ ना। मयूरी सारे नंबर बढ़वा लेगी और तुम थाली सजाते रह जाओगी। मयूरी, तुम मामा जी का सामान लेकर अंदर चलो। और मामा जी आप जरा यहाँ रुकिए, पहले मुझे आपकी आरती तो उतार लेने दीजिए। आखिर पहली बार आप हमारे घर आ रहे हैं। अरे बेटा आरती, इस सब की क्या जरूरत थी भाई, बड़े संस्कारी बच्चे हैं जी जी के, मानना पड़ेगा। कूट कूट के संस्कार भरे हैं जी जी ने बच्चों में। दिल खुश हो गया तुम सबको देखकर। ये लीजिए मामा जी, मैंने कश्मीर से ये शॉल स्पेशली आपके लिए मंगवाई है। ओरिजिनल पश्मीना है। ये मेरी और कोयल की तरफ से आपके लिए एक छोटी सी भेंट। और ये ना सिल्क का कुर्ता पजामा है, आपको जरूर पसंद आएगा। अरे बेटा, इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी भाई, हम तो बिल्कुल निशब्द हो गए तुम लोगों के प्यार के आगे। क्या बोले कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो, खूब फूलो फलो। मामा जी अपने जोरदार स्वागत से बहुत खुश थे। खुशी खुशी वो जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं और कुछ ही देर में छोटी बहू पीहू तरह तरह के नाश्ते लाकर टेबल पर सजा देती है। मामा जी देखिए, मैंने आपके लिए क्या क्या बनाया है। ढोकला, इडली, समोसे, पकोड़े, पोहा। अगर कुछ छूट गया हो ना तो बता दीजिएगा, मैं वो भी बना दूंगी। अरे बेटा, मैं अकेला इतना सब कैसे खा पाऊंगा? तुमने तो पहले ही 2-3 दिन का नाश्ता एक साथ बना दिया। देखो अब और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ कर बैठो और हमारे साथ नाश्ता करो। अरे मामा जी, अभी तो बस नाश्ता बना है, अभी तो खाने में आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बन रहे हैं। अरे बेटा, इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी, हम तो कुछ भी खा लेते हैं। हमारे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो तो दोनों भैया कैसे मामा जी को मस्का लगाने में लगे हुए हैं। अरे इन दोनों ने तो ऐसे मामा जी का स्वागत किया है जैसे मामा जी सारी दौलत इन्हीं के ऊपर लुटा कर जाने वाले हैं। कोई बात नहीं भैया, आज की बाजी तो आप दोनों जीत गए, लेकिन कल मैं बताऊंगी कि मयूरी क्या चीज़ है। अगले दिन। अरे मामा जी कहाँ हैं आप? जल्दी देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। अरे बेटा, अब तुम क्या लेकर आ गई? देखिए मामा जी, ठंडी का मौसम है और आप ये चप्पल पहने रहते हैं, आपको सर्दी लग गई तो ये लीजिए, मैं आपके लिए बढ़िया जूते लेकर आई हूँ। इन जूते में आपके पाँव हमेशा गर्म रहेंगे और आपको ठंड भी नहीं लगेगी। अरे वाह 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 बेटा, बहुत सुंदर जूते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। अरे मामा जी, इसमें धन्यवाद जैसी कौन सी बात है? आप हमारी माँ का हिस्सा देने के लिए यहाँ आए हैं, ऐसे में हमारा भी तो आपके प्रति कुछ फर्ज बनता है या नहीं? अच्छा, अब तुम इतना कह रही हो तो लाओ, ये जूते हमें दे दो, हम पहन लेते हैं। सच्ची हमें बहुत पसंद आए जूते, बहुत सुंदर है बेटा। अच्छा बेटा, हमें यहाँ आए 2 दिन हो गए, हम सोच रहे हैं कल की गाड़ी से वापस लौट जाएं। अरे मामा जी, अभी तो बस 2 ही दिन हुए हैं, ऐसे हम आपको नहीं जाने देंगे। अरे हमें भी थोड़ी आपकी खातिरदारी का मौका दीजिए, आप कौन सा रोज रोज यहाँ आने वाले हैं? अरे बेटा, तुम लोगों का प्यार देखकर जाने का मन तो मेरा भी नहीं कर रहा, लेकिन मेरा छोटा बेटा है ना, उसके पास कोई नौकरी नहीं है, बस उसी की चिंता में दिमाग बड़ा परेशान रहता है। सोच रहा हूँ जाकर अपने किसी पुराने मित्र से उसकी नौकरी के लिए सिफारिश कर दूँ। बस एक बार उसको कहीं नौकरी मिल जाए तो मेरी सारी चिंता दूर हो जाए। अरे मामा जी, बस इतनी सी बात, आपका बेटा तो मेरा भाई हुआ ना, और मेरे होते हुए मेरा भाई बेरोजगार रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? आप चिंता मत करिए, मैं उसकी नौकरी अपनी कंपनी में लगवा दूंगा, आप बस उसका बायोडेटा मंगवा लीजिए। अरे बेटा, आज के युग में जब भाई भाई का नहीं रहा, तुम मेरी इतनी मदद कर रहे हो। कलयुग के राम हो बेटा तुम, भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे।
आप ये समझ लीजिए मामा जी कि हम ये सब आपके लिए नहीं, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। क्या मतलब बेटा, मैं समझा नहीं। अब मेरा मतलब है, आपकी बेटी की नौकरी का काम तो हम करा देंगे, लेकिन उसके बदले में आपको भी हमारे यहाँ पूरे 1 महीने रुकना पड़ेगा। बोलिए मंजूर मामा जी, ना मत कहिएगा। अरे बेटा, मंजूर मंजूर, बिल्कुल मंजूर। अब तो जब तक तुम लोग खुद मुझे बस अड्डे तक छोड़कर नहीं आते ना, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। भैया खुद को बहुत चालाक समझते हैं। अरे मामा जी की बेटे की नौकरी लगवाकर उन्हें लग रहा है कि उन्होंने मामा जी को अपनी मुट्ठी में कर लिया, लेकिन मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। भैया ने 1 महीने के लिए मामा जी को यहाँ पर रोका है ना, ठीक है, मैं भी 1 महीने तक ऑफिस नहीं जाऊंगा। 24 घंटे मामा जी की ऐसी सेवा करूंगा कि माँ का हिस्सा तो क्या, मामा जी अपनी जमीन भी मेरे नाम कर जाएंगे। अगले ही दिन से इंद्र ऑफिस जाना बंद कर देता है और घर में रहकर मामा जी की सेवा करने लगता है। मामा जी, आपके घुटनों में दर्द रहता होगा ना? हाँ बेटा, उम्र बढ़ने के साथ साथ ये दिक्कतें तो आती ही है। लाइए मामा जी, मैं आपके पैरों की मालिश कर देता हूँ, आपके पैरों का दर्द एकदम छूमंतर हो जाएगा। इंद्र अब दिन में 2 बार मामा जी की गुनगुने तेल से मालिश करता, उनको वॉक पर ले जाता और उनके खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखता। मामा जी भी इंद्र की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे थे। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? 15 दिन हो गए आपको ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पर बैठे हुए हैं, और भूल गए क्या, आपके बॉस ने अल्टीमेटम दिया है, अगर आपने 2 दिन के अंदर ऑफिस ज्वाइन नहीं किया तो आपको नौकरी से बाहर निकाल देंगे। अरे करना क्या चाह रहे हैं आप? क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो? अरे जाने दो ना, नौकरी जाती है तो जाए। मामा जी ये जो बक्से में भरकर लाखों का माल लाया है ना, इससे मैं जाने नहीं दूंगा। तुम देख नहीं रही हो यहाँ पर क्या चल रहा है? अरे भैया और भाभी और मयूरी कोई कसर नहीं छोड़ रहे मामा जी को इम्प्रेस करने में। अगर मैं ऑफिस चला गया ना तो पीछे से भैंस पानी में चली जाएगी और हम हाथ मलते रह जाएंगे। और तुमसे तो उम्मीद करना ही बेकार है कि तुम कुछ कर पाओगी। तुम तो बस खड़ी खड़ी तमाशा देखते रहना। अरे लेकिन नौकरी चली गई तो क्या करोगे? हमारा घर कैसे चलेगा? कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ न माया आए न राम। अरे पीहू, मेरा तो पहले ही ये नौकरी करने का मन नहीं है। इतनी टेंशन है इस नौकरी में कि कब से मैं नौकरी छोड़ने के बारे में सोच रहा था। अब बस ये मामा जी वाले लाखों रुपए हाथ में आ जाए तो मैं कोई दुकान खोल लूंगा और ये रोज रोज की बॉस की छिकछिकी खत्म कर दूंगा। इंद्र बॉस के अल्टीमेटम के बाद भी ऑफिस ज्वाइन नहीं करता और घर में रहकर मामा जी की खातिरदारी में ही जुटा रहता है, जिसके कारण उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ जाता है। उधर बड़े भाई मुकुल की भी सारी सेविंग्स खत्म हो गई थी, क्योंकि माँ की 13वीं के बाद जो भी थोड़ा बहुत पैसा उनके पास बचा था वो उन्होंने मामा जी के लिए तोहफे खरीदने में खर्च कर दिया था। इधर छोटी बहन मयूरी को भी ससुराल से फोन पर फोन आ रहे थे। अरे बेटा, तेरी माँ की 13वीं को हुए तो 20 दिन बीत गए। अब यहाँ आकर अपना घर भी देखोगी या मायके में ही बैठी रहोगी? देखिए माँ जी, मैं कुछ जरूरी काम के लिए यहाँ रुकी हुई हूँ, जैसे ही वो काम खत्म होगा मैं वापस आ जाऊंगी। अगर इतना ही मन लग रहा है ना तेरा मायके में, तो ऐसा कर, अपने दोनों बच्चों को भी वहीं ले जा। अजीब बेशर्म लड़की हो तुम, खुद जाकर मायके में बैठी हुई हो और अपने दोनों बच्चों को यहाँ मेरे पास छोड़ रखा है। अरे मेरी उम्र रह गई है क्या बच्चों के पीछे दौड़ने भागने की? अरे माँ जी ना सारा बना बनाया खेल बिगाड़ देंगी। अब इन्हें कैसे समझाऊं कि अगर मैं 1 दिन के लिए भी यहाँ से वापस अपने ससुराल चली गई तो दोनों भैया मामा जी का लाया हुआ सारा माल चट कर जाएंगे और मुझे खुशबू भी नहीं लगने देंगे कि आखिर मामा जी उस संदूक में क्या लेकर आए हैं। आखिर 1 महीने तक जी भर के खातिरदारी कराने के बाद एक दिन मामा जी अपना संदूक लेकर बैठ ही जाते हैं। तुम सबसे इतना प्यार मिला है कि मैं तो भूल ही गया कि आखिर मैं यहाँ आया किस लिए था। आओ, आज मैं तुम सबको वो चीज दिखाता हूँ। मामा जी की ऐसी बात सुनकर सबका दिल धक से रह गया था। आखिर पूरे 1 महीने बाद मामा जी के बड़े से संदूक का राज खुलने वाला था। मामा जी ने अपना संदूक खोला और उसमें से एक सुंदर सा बॉक्स निकालकर सामने टेबल पर रख दिया। हाय, ये तो कोई गहनों का बॉक्स लग रहा है, कहीं इसमें हीरे के जेवरात तो नहीं? मेरे पिताजी बहुत प्यार से लेकर आए थे और कहा था इसे मैं और दीदी आपस में आधा आधा बांट लें। मैंने अपना हिस्सा अपने पास रख लिया है और पिताजी की बात का मान रखने के लिए ही मैं ये बॉक्स तुम लोगों को देने के लिए यहाँ आया हूँ। देखो बेटा, इसमें पूरे 16 है। अब तुम में से कोई एक इसे रखना चाहे या तीनों आपस में बांट लो, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। ये लो तुम्हारी अमानत। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। गांव में तुम्हारी मामी परेशान हो रही होगी, लेकिन तुम सबका प्यार देखकर मैं वादा करता हूँ कि जल्द ही फिर से मिलने आऊँगा।
मामा जी डब्बा मुकुल को थमाकर वहां से चले गए थे। देखो भैया, मामा जी डब्बा तुम्हें थमाकर बेशक चले गए, लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ, मामा जी की खातिरदारी करने में हमने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। इसलिए डब्बे में जो भी है उसके बराबर बराबर हिस्से होंगे। अरे लेकिन मामा जी ने तो कहा है इसमें 16 है, तो 16 को हम 3 हिस्सों में कैसे बांटेंगे? ठीक है, 5-5 तीनों ले लेंगे और जो एक बचेगा ना उसको बेचकर जो पैसा मिलेगा वो तीनों आपस में बांट लेंगे। ठीक है, मंजूर? तीनों भाई बहनों की सहमति के बाद आखिरकार मुकुल वो बक्सा खोलता है और खोलते ही तीनों की आंखें हैरानी से फटी रह जाती है। अरे ये तो कंचे हैं। हाँ, वो भी पूरे 16। अरे ये कंचे लौटाने के लिए मामा जी इतनी दूर से यहाँ आए थे और इस चवन्नी के कंचों के लिए हम लोगों ने हजारों रुपए उड़ा दिए। अब इस बात का जवाब तो मामा जी ही देंगे। मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ। मामा जी, हमने आपका बॉक्स खोलकर देखा, उसके अंदर तो 16 कंचे निकले। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और वही कंचे लौटाने के लिए तो मैं आया था। बचपन में ना मैं और जीजी गांव में इन्हीं कंचों से खेला करते थे और हर बार जीजी वो कंचे मेरे पास रखवा कर चली जाती थी कि अगली बार जब आएंगे तो हम फिर से उन्हीं कंचों से खेलेंगे। जीजी के इंतजार में आज तक मैंने वो कंचे संभाल के रखे हुए थे और उनकी वही अमानत लौटाने के लिए मैं तुम्हारे घर आया था। मामा जी का जवाब सुनकर पांचों अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ जाते हैं। हाँ, आखिर कहते भी क्या, कुछ भी कहने लायक बचे ही कहाँ थे बेचारे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको संदूक का रहस्य? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा।